अरे पूजा बहन, वाह, आज तो रसोई में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो भला? लगता है आज सब तुम्हारे हाथ के खाने की तारीफ करेंगे। ओ हाँ, माँ जी ने तुम्हें बुलाया है, जरा जाकर उनसे मिल लो, कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा दीदी, ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। सुनैना ने चालाकी से पूजा को रसोई से बाहर कर दिया और जो खाना पूजा ने बनाया था उसमें उसने बहुत सारा नमक डाल दिया। अब बताती हूँ कि तेरे खाने की तारीफ कौन करता है। बड़ी भोली बनती है ना तू। सुनैना के खाने में नमक डालने के बाद पूजा वापस आ गई। दीदी, माँ जी ने तो मुझे बुलाया ही नहीं है, शायद आपने सुनने में गलती कर दी। हाँ हाँ पूजा, लगता है मुझे ही भ्रम हुआ था। पूजा, तुम एक काम करो, पिताजी और माँ जी को बुला लाओ, मैं चारों के लिए खाना लगा देती हूँ, उसके बाद हम सब एक साथ खाना खाएंगे। सुनैना ने इसलिए पूजा को ससुर को बुलाने भेजा ताकि वो पूजा का खाना और खराब कर सके। उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठ गए। नदीपुर नाम के एक गांव में रामदीन नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी सावित्री, 2 बेटों और बहुओं के साथ तालाब के किनारे एक छोटे से घर में रहता था। उम्र अधिक होने के कारण रामदीन के दोनों बेटे महेश और दिनेश एक साथ काम पर निकलते थे ताकि घर का खर्च चला सकें। अरे भाग्यवान, आज महेश और दिनेश दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। सुबह से सोच रहा हूँ दोनों कहाँ गए। क्या आज भी वे काम पर जल्दी निकल गए? हर रोज तो कम से कम जाते जाते मुझसे और तुमसे मिलकर ही जाते हैं। हाँ जी, वे दोनों आज बहुत तड़के ही काम पर चले गए थे। कह रहे थे कि आज खेतों में कुछ जरूरी काम है, इसलिए देर होने से पहले पहुंच जाना बेहतर रहेगा। अच्छा ठीक है। वैसे भाग्यवान, आज हमारी दोनों बहुएं सुनैना और पूजा भी नजर नहीं आ रही। सुबह का समय हो गया मगर आज किसी ने एक प्याली चाय तक नहीं दी। ये तो घर की रौनक सी चली गई है बिना उनके। पता नहीं जी, मेरी बड़ी बहू सुनैना तो हर वक्त काम में लगी रहती है। सुबह उठते ही सबसे पहले रसोई संभालती है, फिर पूरे घर को सहेजती है। लेकिन आपकी लाडली छोटी बहू, उसका नाम भले ही पूजा हो, पर उसके स्वभाव में जरा भी मिठास नहीं है। पूजा बाहर से भले मुस्कुराती फिरती हो, मगर अंदर से उसका मन कितना मैला है ये मैं भली भांति जानती हूँ। सावित्री अपनी छोटी बहू पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो तो सिर्फ अपनी बड़ी बहू सुनैना से ही प्यार करती थी। सुनैना बहुत अमीर परिवार से थी, जबकि पूजा गरीब घर की बेटी थी। इसी वजह से सावित्री को सुनैना बहुत पसंद थी, पर पूजा नहीं। अरे भाग्यवान, तुम ऐसा मत कहा करो। आखिर वो भी तो हमारी छोटी बहू है। कभी कभी इंसान की अच्छाई तुरंत नजर नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर अच्छाई है ही नहीं। हमें दोनों बहुओं को एक समान नजर से देखना चाहिए। घर तभी खुशहाल रहेगा जब हमारे दिलों में बराबरी का भाव होगा। नहीं जी, आप कुछ भी कह ले, मेरी बड़ी बहू सुनैना जैसी कोई नहीं हो सकती। वो मेरी हर बात बिना कुछ कहे मान लेती है, मेरी जरूरत से पहले ही सब समझ जाती है। लेकिन आपकी प्रिय पूजा, ना उसमें संस्कार है ना समझदारी। उसके काम काज और बोल चाल से बस मन खिन्न हो जाता है। भाग्यवान, दुनिया की ऊंच नीच इंसान के दिल की अच्छाई से बड़ी नहीं होती। सुनैना अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पूजा भी बुरी नहीं है। शायद तुमने उसे कभी सच में समझने की कोशिश ही नहीं की। वो भी इस घर का हिस्सा है। इस रसोई की महक, इस आंगन की हवा, सब में उसका भी हक है। हमें उसे अपनापन देना चाहिए, ना कि ताने।
आप चाहे कितनी भी बातें कह लें, लेकिन मेरे मन में जो भाव है वो यूं ही नहीं मिटेगा। सुनैना मेरी आंखों का तारा है और पूजा वो मेरे दिल में कभी जगह नहीं बना पाई। ठीक है भाग्यवान, कभी कभी जिंदगी अपने आप इंसान को आईना दिखा देती है। एक दिन तुम्हें सब कुछ खुद समझ आ जाएगा कि असली चमक सोने की नहीं बल्कि उस दिल की होती है जो सच्चा और निष्कपट हो। रात का समय था। रामदीन अपने दोनों बेटों महेश और दिनेश के साथ बातें कर रहा था। महेश, दिनेश, तुम दोनों का कामकाज कैसा चल रहा है बेटा? देखो, आजकल तुम लोग सुबह सुबह काम पर निकल जाते हो और रात को देर से लौटते हो। पहले तो सुबह चाय पीते हुए कुछ बातें हो जाती थीं, लेकिन अब तो मुलाकात तक नहीं हो पाती। पिताजी, काम तो ठीक चल रहा है, लेकिन जिम्मेदारियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। अब हर दिन कुछ नया काम आ जाता है, कभी ग्राहक की डेडलाइन तो कभी नए प्रोजेक्ट्स। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन पंख लगाकर उड़ गया हो। लेकिन पिताजी, हम दोनों भाई ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, हम तो ये सब आपके और माँ के सुख के लिए कर रहे हैं, ताकि आप दोनों को किसी बात की चिंता न करनी पड़े। हाँ पिताजी, महेश भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम छोटे थे तब आपने हमारे लिए जो किया उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आपने अपनी खुशियां, अपनी जरूरतें सब हमारी खातिर कुर्बान कर दी। अब वक्त हमारा है। अब आपकी और पूरे घर की जिम्मेदारी हम दोनों भाइयों की है। आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। बिल्कुल सही कहा बेटा, समय का पहिया यूं ही घूमता है। कभी माता पिता बच्चों का सहारा बनते हैं और फिर एक दिन बच्चे ही माँ बाप का सहारा बनते हैं। अब मैं और तुम्हारी माँ बूढ़े हो चले हैं। मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे इतने समझदार और जिम्मेदार बने हैं। तुम दोनों की बातें सुनकर मेरा दिल गर्व से भर गया। पिताजी, आपकी खुशी ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। हम चाहते हैं कि अब आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे, ना कोई चिंता, ना कोई बोझ। बिल्कुल पिताजी, हम दोनों भाई मिलकर इस घर को ऐसे चलाएंगे कि आपको कभी किसी बात की फिक्र ना करनी पड़े। आप बस सुकून से रहें, माँ के साथ वक्त बिताएं और हमें दुआ दें, क्योंकि आपकी दुआओं से बढ़कर इस दुनिया में कोई ताकत नहीं। ऐसे ही जब तीनों बाप बेटे बातें कर रहे थे, तभी सावित्री वहां आ गई। अरे वाह, आज तो तीनों बाप बेटे ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे पुराने दिनों की याद ताजा हो गई हो। बताओ जरा, इतनी गंभीर चर्चा किस बात की चल रही है? कभी तो माँ को भी अपने राज में शामिल कर लिया करो। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। बस यूं ही पिताजी के साथ थोड़ा वक्त बिताने का मन हुआ। आजकल काम का बोझ इतना बढ़ गया है कि ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। सोचा आज थोड़ा मन का बोझ हल्का किया जाए। हाँ भाग्यवान, जब बच्चे यूं पास बैठते हैं तो मन को बड़ी शांति मिलती है। आज के जमाने में परिवार के साथ बैठकर कुछ पल गुजारना ही सबसे बड़ी दौलत है। सही कह रहे हैं पिताजी, आपके साथ बैठकर मन को जो सुकून मिला है वो किसी और चीज में नहीं। काश हर दिन ऐसे कुछ पल निकाल पाते। देखा ना, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि परिवार के साथ बैठकर बातें करना सबसे बड़ी नेमत है। चलो अब जरा रसोई की तरफ भी ध्यान दे लो। खाना बन गया है, आज सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। इतना बोलकर सब खाना खाने चले गए। अगली सुबह सावित्री चारपाई पर बैठी हुई थी, तभी उसकी छोटी बहू पूजा उसके पास आई। मां जी, आज खाने में क्या बनाऊं, आप बताइए। मुझे क्या पता, तू जो बनाना है बना ले, बस अच्छा लगना चाहिए। और मेरी बड़ी बहू सुनैना कहाँ है? बेचारी दिन भर काम करती रहती है। जा, उसे जाकर एक कप चाय दे आ। तू तो उतना काम भी नहीं करती। सावित्री की ऐसी बातें सुनकर पूजा उदास हो गई। जी माँ जी, मैं दीदी के लिए अभी चाय बनाकर लेकर आती हूँ।
कुछ देर बाद पूजा चाय लेकर सुनैना के कमरे में पहुंची। दीदी, आप क्या कर रही हैं? मैं आपके लिए गरम गरम चाय बनाकर लाई हूँ। सुबह से आप घर के काम में लगी हुई हैं, थोड़ा आराम भी कर लीजिए ना। अरे पूजा, तुम तो बिल्कुल सही समय पर आ गई। सच कहूँ तो आज तो पूरे दिन से मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। घर के सारे काम निपटाने के बाद अब जरा बैठी हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुमसे एक छोटा सा काम भी करवाना था। अरे दीदी, पहले आप ये चाय पी लीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी। और बताइए कौन सा काम करवाना है, मैं अभी कर देती हूँ। पूजा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो जरा मेरे पैर दबा दोगी क्या? सुबह से लगातार काम करते करते इतने थक गए हैं कि अब तो खड़े रहना भी मुश्किल लग रहा है। अरे दीदी, इसमें दिक्कत की क्या बात है? आप तो मेरे लिए बड़ी बहन जैसी हैं। मैं अभी आपके पैर दबा देती हूँ। आप जरा चाय आराम से पीजिए और थोड़ी देर के लिए आंचें भी मूंद लीजिए। सावित्री की बड़ी बहू सुनैना बहुत ही चालाक थी। वो अपनी सास और ससुर के सामने काम करने का नाटक करती थी, लेकिन असल में कभी भी काम नहीं करती थी और सारा काम पूजा पर डाल देती थी। ऐसे ही जब पूजा सुनैना के पैर दबा रही थी, तभी सुनैना को एहसास हुआ कि उसकी सास सावित्री कमरे की तरफ आ रही हैं। पूजा, एक काम करो, तुम मेरी जगह आ जाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं। अगर आप मेरे पैर छुएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप रहने दीजिए। ऐसा कहते कहते ही सावित्री कमरे में आ गई। उसने देखा कि सुनैना पूजा का पैर दबा रही है। पूजा, ये क्या कर रही है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई सुनैना को तेरे पैर दबाने देने की? तुझे पता नहीं कि सुनैना तुझसे बड़ी है? नहीं माँ जी, मैंने पूजा से कहा था कि मैं उसका पैर नहीं दबाऊंगी, पर पूजा ने मुझे मजबूर किया, इसलिए मैं उसका पैर दबा रही थी। सुनैना की ये बातें सुनकर पूजा की आंखों में पानी आ गया। सावित्री ने भी पूजा को बहुत सारी बातें सुनाई। उन दोनों की बातें सुनकर पूजा रोते रोते अपने कमरे में चली गई। पूजा उदास होकर चारपाई पर बैठी थी। तभी उसके ससुर रामदीन आ गए। अरे बहू पूजा, क्या बात है? तुम यूं एक कोने में उदास बैठी क्यों हो? सुबह से तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा। सब ठीक तो है ना बेटा? कहीं किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया तुम्हें? नहीं नहीं पिताजी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा मन भारी था, इसलिए अकेली बैठ गई थी। आप बैठिए, मैं रसोई में जाकर जरा काम निपटा लूं। पूजा ये बोलकर रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद सावित्री रामदीन के पास आई और पूजा के बारे में बुरा बोलने लगी। उसी समय सुनैना भी सास ससुर के सामने काम करने का नाटक करने रसोई में चली गई। अरे पूजा बहन, वाह, आज तो रसोई में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो भला? लगता है आज सब तुम्हारे हाथ के खाने की तारीफ करेंगे। ओ हाँ, माँ जी ने तुम्हें बुलाया है, जरा जाकर उनसे मिल लो, कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा दीदी, ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। सुनैना ने चालाकी से पूजा को रसोई से बाहर कर दिया और जो खाना पूजा ने बनाया था उसमें उसने बहुत सारा नमक डाल दिया। अब बताती हूँ कि तेरे खाने की तारीफ कौन करता है। बड़ी भोली बनती है ना तू। सुनैना के खाने में नमक डालने के बाद पूजा वापस आ गई। दीदी, माँ जी ने तो मुझे बुलाया ही नहीं है, शायद आपने सुनने में गलती कर दी। हाँ हाँ पूजा, लगता है मुझे ही भ्रम हुआ था। पूजा, तुम एक काम करो, पिताजी और माँ जी को बुला लाओ। मैं चारों के लिए खाना लगा देती हूँ, उसके बाद हम सब एक साथ खाना खाएंगे। सुनैना ने इसलिए पूजा को ससुर को बुलाने भेजा ताकि वो पूजा का खाना और खराब कर सके। उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठ गए।
अरे ये क्या है? ये खाना इतना खारा क्यों है? किसने बनाया ये सब्जी? मुंह में डालते ही स्वाद बिगड़ गया पूरा। क्या हुआ माँ जी, कोई दिक्कत है क्या? ये खाना मैंने ही बनाया है। मैंने तो सब कुछ ठीक तरह से डाला था, नमक भी नाप कर डाला था, पर उसने से पहले चख भी लिया था, तब तो मुझे बिल्कुल सही लगा था। कहीं कुछ गड़बड़ कैसे हो गई? ओह, अब तो मुझे ही छोटा कहेगी क्या? अगर खाना बनाना नहीं आता तो क्यों बनाती है यूं बेकार का खाना? हर बार कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है तेरे पास। मैं यूं ही नहीं कहती कि तू किसी काम की नहीं पूजा। माँ जी, मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि शायद किसी और ने बाद में कुछ और डाल दिया होगा, या चूल्हे पर ज्यादा देर रहने से स्वाद बदल गया हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आपसे बहस करूं। मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रहा कि इतना नमक आखिर आया कहाँ से। बस बस, ज्यादा बातें मत बना। अब ये भी तू ही बताएगी कि नमक अपने आप चलकर आ गया खाने में? बात पलटने में तू बड़ी माहिर हो गई है। तेरे जैसी बहुएं ही घर का सुकून छीन लेती हैं। अरे पूजा, तू भी कमाल करती है। माँ जी से इस तरह मुंह लगाकर बात करती है। जरा सा नमक ज्यादा हो गया तो क्या हुआ? गलती तेरी है और तू बहस कर रही है माँ से। इतना भी नहीं समझती कि बड़ों के सामने चुप रहना चाहिए। जाओ, ये खाना फेंक दो और दोबारा बनाओ। ऐसे ही सावित्री और सुनैना ने पूजा को खड़ी खोटी सुना दी, पर रामदीन उस समय एकदम चुप था। वो हमेशा से सही समय का इंतजार कर रहा था ताकि सावित्री और सुनैना को उनकी गलती का एहसास करा सके। रात का समय था। पूजा उदास मन से अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसका पति दिनेश वहां आया। अरे भाग्यवान, क्या बात है? तुम यहाँ इस तरह अकेली क्यों बैठी हो? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सुबह जब मैं काम पर गया था तब तो तुम हंस रही थी, अब अचानक ये उदासी कैसी? कुछ हुआ है क्या? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। भाग्यवान, तो मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? तेरी आंखें सब कह रही हैं। मैं तुझे रोज देखता हूँ, तेरे चेहरे की हर मुस्कान, हर उदासी पहचानता हूँ। कुछ तो जरूर हुआ है। मुझसे कुछ मत छिपा, बता क्या बात है? दिनेश के ऐसे कहने पर पूजा ने दिन में हुई सारी बातें अपने पति को बता दी। देख भाग्यवान, मैं जानता हूँ माँ कभी कभी गुस्से में कुछ ज्यादा बोल देती हैं, पर दिल से वो बुरी नहीं है। और जहाँ तक भाभी की बात है, वो तुमसे उम्र में बड़ी हैं। हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उन्हें दिल पर मत लिया करो। हाँ जी, मुझे पता है, पर बात यह है कि मैंने खाना बनाते समय खुद चख कर देखा था। नमक एकदम ठीक था, लेकिन सबकी थाली में ज्यादा कैसे हो गया ये मैं समझ ही नहीं पा रही। माँ जी ने सबके सामने डांट दिया, बहुत बुरा लगा। अरे भाग्यवान, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए दिल मत दुखाया कर। मैं दिन भर काम पर मेहनत करता हूँ ताकि शाम को जब घर लौटूं तो तेरे चेहरे पर मुस्कान देख सकूं। अब अगर घर आकर तू इस तरह उदास मिलेगी तो मेरे दिन भर की थकान कैसे मिटेगी? चलो, ये सब भूल जाओ और अपनी वही प्यारी मुस्कान वापस लाओ। हाँ जी, ठीक कहते हैं आप। अब से मैं ऐसी बातों को दिल पर नहीं लूंगी। वाह, यही मुस्कान मैं हर दिन देखना चाहता हूँ। याद रखो, जिंदगी में छोटी बातों को लेकर मन भारी नहीं किया करते। हम दोनों साथ हैं तो हर मुश्किल आसान है। उधर रामदीन और उसकी पत्नी सावित्री आपस में बातें करते हैं। भाग्यवान, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। काफी समय से मैं देख रहा हूँ कि घर के माहौल में कुछ न कुछ गड़बड़ है। आज तो हद ही हो गई। दिन में जब हम सब खाना खा रहे थे, बस जरा सा नमक क्या ज्यादा हो गया, तुमने और बड़ी बहू ने मिलकर छोटी बहू पूजा को जितना कुछ सुना दिया, वो सुनकर मेरा दिल बहुत दुखी हो गया। आखिर वो भी तो इस घर की बहू है। अरे जी, अब आपको भी उसी पूजा की फिक्र सताने लगी है क्या? आपको उसमें ऐसा क्या खास दिखाई देता है? वो लड़की किसी काम की नहीं है, एक काम भी ठीक से नहीं करती, हर बार बहाने, हर बार गलती।
भाग्यवान, मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा। मैं तो पिछले कई महीनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारा सारा स्नेह और सम्मान सिर्फ बड़ी बहू के लिए है, लेकिन जब बात छोटी बहू की आती है तो तुम्हारा चेहरा ही बदल जाता है। कभी सोचा है क्यों? क्या पूजा ने कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया? क्या उसने कभी जवाब दिया तुम्हें? फिर भी तुम उसे बराबरी का दर्जा क्यों नहीं देती? आपको क्या पता कि वो पूजा कितनी चालाक है? आपके सामने तो वो मासूम बनती है, लेकिन घर के अंदर उसके असली रंग नजर आते हैं। भाग्यवान, कभी अपने दिल से पूछो, कहीं तुम्हारा नजरिया ही तो गलत नहीं? तुम सास हो, इस घर की बड़ी। तुम्हें दोनों बहुओं के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। याद रखो, प्यार से झुकाने की ताकत डांट से ज्यादा होती है। तुम्हारा ये भेदभाव एक दिन तुम्हें ऐसी परिस्थिति में डाल देगा जहां तुम्हें खुद पछताना पड़ेगा। बस बस, अब मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं इस घर की बहुएं कब से संभाल रही हूँ। मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। ठीक है भाग्यवान, जो तुम्हें सही लगे वही करो, लेकिन याद रखना, ऊपर वाला सब देख रहा है। उसका न्याय कभी गलत नहीं होता। जब समय बदलेगा तो शायद तुम्हें समझ आ जाएगा कि किसके साथ तुमने नाइंसाफी की थी और कौन सच में इस घर का भला चाहता था। अगली सुबह रामदीन और सावित्री चाय पीकर बैठे थे। भाग्यवान, क्या महेश और दिनेश काम पर निकल गए हैं? हाँ जी, वे दोनों सुबह सुबह ही निकल गए। बेचारे रोज इतने जल्दी उठते हैं, खाना भी ढंग से नहीं खा पाते, सारा दिन मेहनत करते हैं। हाँ भाग्यवान, बच्चों को दिन ब दिन इतनी जिम्मेदारियां उठाते देखकर मन भारी हो जाता है। कभी लगता है काश थोड़ा आराम भी मिल पाता उन्हें। ऐसे ही रामदीन और सावित्री की बातों के बीच सुनैना आ गई। माँ जी, पिताजी, आपने चाय पी ली ना? मैं सोचा कप उठा लूं ताकि रसोई थोड़ी साफ कर दूं। हाँ सुनैना बेटी, हमने चाय पी ली है। ले, ये कप रख ले। सुनैना चाय की कप लेकर चली गई। भाग्यवान, बड़ी बहू से तो बड़ी प्यार से बात करती हो, जैसे वो तुम्हारी सगी बेटी हो। पर जरा सोचो, छोटी बहू से भी अगर ऐसे ही प्यार से बोलोगी तो घर में और भी ज्यादा शांति और अपनापन रहेगा। जी आप सही कह रहे हैं। कभी कभी छोटी बहू का व्यवहार बस ठीक नहीं लगता, पर शायद मुझे थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। भाग्यवान, आज मेरा पुराना दोस्त हरि प्रसाद बहुत दिनों बाद मिलने आ रहा है। अगर मेरे आने से पहले वो आ जाए तो उसकी अच्छी तरह खातिरदारी कर लेना। वो बहुत सीधा साधा आदमी है। हाँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। आपका दोस्त आएगा तो मैं उसका खूब स्वागत करूंगी। रामदीन बाहर निकल गए। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है, पर सावित्री के दिल में जो बदलाव की एक हल्की सी लहर उठी थी, वो शायद आने वाले दिनों में एक बड़ा तूफान बन जाए, जब सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। अरे जल्दी से बाहर आओ यार। हरि प्रसाद की जोरदार आवाज गूंजती रही, लेकिन बाहर आई सुनैना। उसके चेहरे पर न स्वागत था न मुस्कान। आप कौन हैं और इस तरह सीधे घर के अंदर कैसे चले आए? पहले पूछना तो चाहिए था ना कि घर में कोई है या नहीं। सुनैना हरि प्रसाद को नहीं पहचानती थी, और वैसे भी उसका स्वभाव पूजा जैसा मिलनसार नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। अरे बेटी, नाराज क्यों होती हो? मैं कोई अनजान नहीं हूँ। तुम्हारे ससुर रामदीन का बचपन का दोस्त हूँ। हरि प्रसाद नाम है मेरा। हम दोनों ने साथ पढ़ाई की, साथ खेले और जिंदगी के कई साल मिलकर गुजारे। बस आज उसी पुरानी दोस्ती को याद करते हुए चला आया। वैसे रामदीन अंदर हैं क्या? हरि प्रसाद के इतना कहने के बाद भी सुनैना ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई।
रामदीन सावित्री से कुछ कहकर बाहर टहलने चले जाते हैं। कुछ समय बीतता है और उनका बचपन का दोस्त हरिप्रसाद नदीपुर के उस परिचित दरवाजे पर आ पहुंचता है। अरे ओ रामदीन, कहाँ हो भाई? देखो मैं आ गया हूँ तुम्हें मिलने। इतने बरस बाद, लेकिन तेरे बिना चैन ही नहीं मिला। अरे जल्दी से बाहर आओ यार। हरिप्रसाद की जोरदार आवाज गूंजती रही, लेकिन बाहर आई सुनैना। उसके चेहरे पर न स्वागत था न मुस्कान। आप कौन हैं और इस तरह सीधे घर के अंदर कैसे चले आए? पहले पूछना तो चाहिए था ना कि घर में कोई है या नहीं। सुनैना हरिप्रसाद को नहीं पहचानती थी और वैसे भी उसका स्वभाव पूजा जैसा मिलनसार नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। अरे बेटी, नाराज क्यों होती हो? मैं कोई अनजान नहीं हूँ। तुम्हारे ससुर रामदीन का बचपन का दोस्त हूँ। हरिप्रसाद नाम है मेरा। हम दोनों ने साथ पढ़ाई की, साथ खेले और जिंदगी के कई साल मिलकर गुजारे। बस आज उसी पुरानी दोस्ती को याद करते हुए चला आया। वैसे रामदीन अंदर हैं क्या? हरिप्रसाद के इतना कहने के बाद भी सुनैना ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। दरअसल वो बाहर जाने के लिए निकली थी। हरिप्रसाद को देखकर उसने ऐसा रूखा व्यवहार कर दिया। सुनैना के जाने की थोड़ी देर बाद पूजा बाहर आई। उसके चेहरे पर एक खिली हुई मुस्कान थी। नमस्ते चाचा जी, आप कौन हैं? माफ कीजिएगा, मैंने शायद आपको पहले कभी देखा नहीं। आइए ना, ऐसे दरवाजे पर खड़े क्यों हैं? अंदर आइए, बैठिए आराम से। धन्य हो बेटी। मैं तुम्हारे ससुर रामदीन का बचपन का दोस्त हूँ, हरिप्रसाद। बहुत साल बाद सोचा कि पुराने साथी से मिल लूं, लेकिन जब यहाँ आया तो लगा जैसे वक्त ही ठहर गया हो। हर कोना, हर दीवार पुरानी यादें जगा रही है। अरे, तो आप वही हरिप्रसाद चाचा जी हैं? पिताजी तो अक्सर आपका जिक्र करते हैं, कहते हैं हरिप्रसाद जैसा सच्चा दोस्त कोई नहीं। चाचा जी आइए, बैठिए, मैं अभी माँ जी को बुलाती हूँ। उन्हें आपको देखकर बहुत खुशी होगी। पूजा सावित्री को बुलाने अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सावित्री बाहर आई और हरिप्रसाद के पास बैठ गई। अरे अरे, हरिप्रसाद जी आप आ गए। सच कहूँ तो मुझे जरा भी पता नहीं चला। दरअसल मैं रसोई में थी, कुछ मिठाई बना रही थी। अगर पहले पता होता कि आप आने वाले हैं तो मैं खुद दरवाजे पर खड़ी रहती आपका स्वागत करने। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? हमारा नदीपुर थोड़ा अंदर की तरफ है। अरे नहीं भाभी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे यहाँ आने में जरा भी तकलीफ नहीं हुई। इस घर तक का रास्ता वो तो मेरे दिल में बसा हुआ है। इतने सालों से इस घर का स्नेह, अपनापन और आपकी रसोई की खुशबू, सब कुछ यहीं खींच लाता है मुझे। तो भाभी जी सब कैसे हैं? रामदीन भैया, बच्चे, बहुएं, सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ हाँ, भगवान की कृपा से सब ठीक है। बच्चों का काम भी अच्छा चल रहा है। आप बताइए, आपके घर पर सब कैसे हैं? भाभी जी और बच्चे स्वस्थ हैं ना? हाँ भाभी जी, वहाँ भी सब ठीक है। बच्चे अपनी पढ़ाई और काम में व्यस्त हैं। वैसे रामदीन भैया कहाँ हैं? जब से आया हूँ नजर नहीं आए। सोचा था आते ही उनसे बैठकर पुरानी बातें करूँगा। अरे, आपके दोस्त थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने गए हैं। आज सुबह से ही उनका मन बड़ा प्रसन्न था। जब पता चला कि आप आने वाले हैं, खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। कह रहे थे हरिप्रसाद आ रहे हैं, कितने बरस हो गए मिले बिना। बस थोड़ी देर में लौटते ही होंगे। आप बैठिए, मैं चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। वाह भाभी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इतने दिनों बाद रामदीन से मिलूंगा। और हाँ, अभी अभी आपकी छोटी बहू से मुलाकात हुई। बहुत ही नम्र, संस्कारी और सभ्य लगी। उसने जिस आदर और विनम्रता से मेरा स्वागत किया, दिल खुश हो गया। सच कहूँ, ऐसी बहुएं अब कम ही देखने को मिलती हैं। हाँ, हमारी छोटी बहू पूजा सच में बहुत सीधी साधी और भली है, मगर हमारी बड़ी बहू सुनैना भी उससे किसी बात में कम नहीं। वो तो और भी समझदार, संस्कारी और घर संभालने में निपुण है। दोनों बहुएं हमारे घर की शोभा है। भगवान की बड़ी कृपा है हम पर। सावित्री की ये बातें सुनकर हरिप्रसाद मन ही मन हैरान हो गए, क्योंकि सुनैना ने उनके साथ जो रूखा व्यवहार किया था वो उन्हें अभी भी याद था।
लेकिन उन्होंने सावित्री को कुछ नहीं बताया ताकि उन्हें बुरा न लगे। इसी बीच रामदीन बाहर से लौट आए। हरिप्रसाद को देखते ही उनकी आंखें चमक उठी। अरे हरिप्रसाद, तू कब आ गया रे भाई? मुझे तो जरा भी भनक नहीं लगी। अचानक तेरा चेहरा देखकर मन खुशी से भर गया। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? रास्ता ठीक मिला? और हाँ, तेरे घर पर सब कैसे हैं? भाभी जी, बच्चे सब ठीक है ना? अरे रामदीन, जरा सांस तो ले लें। इतने सारे सवाल एक साथ पूछ डाले। हाँ जी, आप तो खुशी से उछले जा रहे हैं। आपका दोस्त यहीं बैठा है, धीरे धीरे बातें कीजिए, इतनी जल्दी क्या है? अरे भाग्यवान, मैं क्या करूं? हरिप्रसाद को इतने सालों बाद देख रहा हूं, मन अपने आप उमंगों से भर जाता है। हम दोनों बचपन से साथ खेले हैं, साथ पढ़े हैं, और अब इतने साल बाद मिल रहे हैं तो बातें तो होंगी ही ना, और वो भी दिल खोल कर। हाँ हाँ, पुराने दोस्तों की मुलाकात में बातों का कोई अंत नहीं होता, लेकिन जरा धीरे धीरे बैठकर बातें कीजिए। अभी तो पूरा दिन पड़ा है, पहले चाय नाश्ता कीजिए। ठीक कहती हो भाग्यवान, पर दिल की बात रोकनी मुश्किल हो जाती है। कभी कभी पुराने दिनों की यादें ऐसे उमड़ पड़ती हैं जैसे बरसों पुराना झरना फिर से बहने लगा हो। अच्छा अच्छा, अब आप दोनों आराम से बैठकर बातें कीजिए, मैं अंदर जाकर चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। हाँ भाग्यवान, हरिप्रसाद के लिए गर्मा गर्म चाय बनवाओ और साथ में कुछ नमकीन भी। इतने दिनों बाद आया है, सत्कार तो ठीक से होना चाहिए। सावित्री अंदर चली गई। दोनों दोस्त रामदीन और हरिप्रसाद बातों में डूब गए। अरे हरिप्रसाद, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। बता, तू कैसा है? तेरी अम्मा जी की तबीयत अब ठीक है ना? और बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? इतने दिनों से कोई खबर ही नहीं मिली। मैं तो सोचने लगा था कहीं तू मुझसे रूठ तो नहीं गया। अरे नहीं रामदीन, ऐसी कोई बात नहीं है। बस जिंदगी के झमेलों में फंस गया था। काम, घर, बच्चों की जिम्मेदारी, सब कुछ संभालना पड़ता है। बाकी मैं ठीक हूँ और घर पर भी सब बढ़िया है। थोड़ा काम का दबाव रहता है, पर भगवान की दया से सब संभल जाता है। अब तू बता, तेरे यहाँ सब कैसे हैं? क्या बताऊं हरिप्रसाद, दिल भारी हो जाता है इन बातों पर। घर में सब ऊपर से तो ठीक दिखता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है। तू जानता ही है, मेरी 2 बहुएं हैं। मैं दोनों को अपनी बेटियों जैसा प्यार देता हूँ, पर सावित्री को छोटी बहू से जाने क्यों हमेशा शिकायत रहती है। हर छोटी छोटी बात पर उसे डांट देती है, ताने मारती है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, पर वो सुनती ही नहीं। कहती है छोटी बहू में संस्कार नहीं, बड़ी बहू जैसी इज्जत नहीं करती। मुझे बहुत दुख होता है ये सब देखकर। हरिप्रसाद ने रामदीन की सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर उन्होंने वो बात कह दी जो सुनैना ने उनके साथ किया था। हाँ रामदीन, मुझे अब सब समझ में आने लगा है, पर मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें वक्त को ही सुलझाने देनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन सावित्री को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। बस उसी दिन का इंतजार है जब घर में फिर से प्यार और शांति लौट आए। तभी पूजा हाथों में ताजी चाय लेकर आ गई। चाचा जी, पिताजी, आप दोनों जरा चाय पी लीजिए। मैंने अभी अभी ताजी चाय बनाई है। सोचा कि आप दोनों साथ बैठे हैं तो अपने हाथों की बनी चाय पिलाकर थोड़ा सुकून पाऊं। बेटी, सच कहूँ तो तेरे संस्कार देखकर दिल खुश हो जाता है। आजकल के जमाने में ऐसा आदर और अपनापन बहुत कम देखने को मिलता है। तू सच में इस घर की शान है। भगवान तुझे हर सुख संपत्ति और लंबी उम्र दे और तेरी हंसी कभी न थमे। चाचा जी, आप भी ना इतनी तारीफ मत कीजिए। मुझे तो बस यही अच्छा लगता है कि घर में सभी खुश रहें। आप जब आते हैं तो घर का माहौल ही बदल जाता है, एक अलग सी रौनक छा जाती है। वैसे आप कभी कभी हमारे यहाँ आया कीजिए, आप तो अब बहुत कम दिखाई देते हैं। हाँ भाई हरिप्रसाद, बिल्कुल सही कहा इसने। तू पहले हर हफ्ते आ जाता था, कभी शाम को बैठ के चाय, कभी पुराने दिनों की बातें। अब तो महीनों बीत जाते हैं और तेरी सूरत भी देखने को नहीं मिलती। वो पुराना दौर जब हम बिना किसी चिंता के साथ बैठते थे, अब बस यादों में ही रह गया है। मोहन, माफ कर। रामदीन, तेरे बिना मेरा भी मन नहीं लगता। हर बार सोचता हूँ इस बार जरूर जाऊंगा, तेरे साथ पुरानी बातें करूंगा, लेकिन वक्त जैसे हाथ से फिसल जाता है।
काम, जिम्मेदारियां, सब ऐसा है कि खुद के लिए भी वक्त नहीं बचता। पर सच मान, तेरे और तेरे परिवार के लिए मेरे मन में हमेशा वही अपनापन है। चल अब बहाने छोड़, आज आया है तो पहले ये चाय खत्म कर, फिर हम दोनों पुराने दिनों की तरह थोड़ा घूमने चलेंगे। थोड़ी देर के लिए वही बचपन वाले रामदीन और हरि प्रसाद बन जाएंगे, बिना किसी चिंता, बिना किसी झंझट के। वाह रामदीन, तूने तो पुराने दिन याद दिला दिए। वो स्कूल के बाद नदी के किनारे बैठना, कभी साइकिल दौड़ लगाना, कभी आम के पेड़ों से चोरी छुपे फल तोड़ना, क्या दिन थे वो भी। सच में वो समय जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था। आज भी दिल चाहता है कि बस कुछ देर के लिए वही बचपन लौट आए। चाचा जी, पिताजी, आप दोनों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई कहानी सुन रही हूँ। लेकिन अब जरा चाय पी लीजिए, वरना ठंडी हो जाएगी। उसके बाद आप दोनों घूमने जाइए और लौटकर मुझे भी बताइएगा कि आज की सैर में कौन कौन सी पुरानी बातें याद आई। दोनों दोस्तों ने मुस्कुराते हुए चाय पी और घूमने निकल गए। घर में खुशनुमा सी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद सुनैना बाहर से हाथ में एक थैली लेकर घर लौटी। अरे दीदी, आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। घर पर मेहमान आए थे, पिताजी के बचपन के दोस्त हरि प्रसाद चाचा जी। आप जानती है ना पिताजी उन्हें कितना मानते हैं। उन्होंने तो आते ही आपका हाल भी पूछा। मेहमान आए हैं तो आने दो, मेरा क्या काम है उसमें? हर बात में मुझे ही क्यों बीच में लाया जाता है? मुझे बहुत काम है, मुझे परेशान मत करो। नहीं दीदी, मैं तो बस ऐसी ही कह रही थी। आपको बुलाने का मन हुआ इसलिए बोल दिया। वैसे आपके हाथ में जो थैली है उसमें क्या है? कुछ नया लाए आप? तुझे इन बातों से क्या मतलब? जो भी है मेरा सामान है। हर चीज के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं। तू बस अपने काम से काम रख, समझी? सुनैना की ऐसी बातें सुनकर पूजा को बुरा लगा और सुनैना वहां से चली गई। रात का समय रामदीन अकेले चारपाई पर उदास बैठे थे। दोस्त के जाने के बाद मन भारी था। तभी सावित्री उनके पास आई। सुनते हो जी, एक बात पूछनी थी। मेरी अलमारी में जो पैसे रखे हुए थे, क्या वो आपने निकाले हैं? क्या? नहीं भाग्यवान, मैंने तो कोई पैसे नहीं निकाले। अचानक ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि जब मैं शाम को अलमारी खोलने गई तो पैसे थे ही नहीं। मैंने 2 बार देखा, एक एक खांचा टटोल लिया, लेकिन वो नोटों का बंडल कहीं नहीं मिला। पहले सोचा कि शायद आपने किसी जरूरत में निकाल लिए होंगे, पर अगर आपने नहीं लिए तो पैसे गए कहाँ? भाग्यवान, तुम यूं परेशान मत हो सकता है महेश या दिनेश ने किसी काम के लिए निकाल लिए हों। बच्चे हैं, किसी जरूरत में उठा लिए होंगे। चलो उन्हें बुलाकर पूछ लेते हैं। नहीं जी, महेश और दिनेश दोनों ऐसे नहीं हैं। वे मुझसे बिना पूछे कभी मेरी अलमारी को हाथ नहीं लगाते। मैं जानती हूँ उन्हें। कुछ तो जरूर गड़बड़ है। अरे भाग्यवान, बेवजह इतनी बात मत बढ़ाओ, थोड़ा सब्र रखो। मैं अभी दोनों को बुलाकर पूछता हूँ, पता चल जाएगा कि असल में क्या हुआ। रामदीन ने महेश और दिनेश को पुकारा। थोड़ी देर बाद दोनों बेटे और दोनों बहुएं बाहर आ गईं। बेटा महेश, दिनेश, तुम दोनों में से किसी ने अपनी माँ की अलमारी से पैसे लिए हैं क्या? नहीं पिताजी, मैंने माँ की अलमारी से कोई पैसे नहीं लिए। हाँ पिताजी, मैंने भी नहीं लिए और मैं माँ से बिना पूछे उनके पैसे कभी नहीं लेता। कुछ हुआ है क्या? वो दरअसल बेटा, तुम्हारी माँ की अलमारी से कुछ पैसे गायब हुए हैं। मैंने सोचा था कि तुम दोनों में से किसी ने किसी ज़रूरत के लिए उठाए होंगे, लेकिन अगर तुम दोनों ने नहीं लिए तो फिर पैसे गए कहाँ? रामदीन की बात सुनते ही सुनैना के मन में घबराहट उठी, क्योंकि पैसे किसी और ने नहीं, उसी ने अलमारी से निकाले थे। उन्हीं पैसों से वो दोपहर में बाहर जाकर अपने लिए गहने लेकर आई थी। जब पूजा ने थैली के बारे में पूछा था तो उसने गुस्से में बात टाल दी थी। अब उसे डर था कहीं वो पकड़ी न जाए।
अरे पिताजी, मुझे लगता है पैसे पूजा ने ही निकाले होंगे। मैंने उसे दिन में मांझी के कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। दीदी, आप क्यों झूठ बोल रही हैं? मैं तो आज पूरे दिन मांझी के कमरे में गई ही नहीं, और मैं भला मांझी की अलमारी से पैसे क्यों निकालूंगी? क्योंकि तू गरीब घर में पैदा हुई है, वहाँ शायद पैसे छूने को भी नहीं मिलते होंगे, इसीलिए यहाँ आकर चोरी करने लगी होगी। सुनैना बेटी, सोच समझ कर बोलो। जो भी मुंह में आता है वही बोले जा रही हो। नहीं जी, सुनैना बहू सही कह रही है। पूजा ने ही अलमारी से पैसे निकाले होंगे, नहीं तो और कौन लेगा? सुनैना और सावित्री की उल्टी सीधी बातें सुनकर रामदीन को बहुत गुस्सा आया। भाग्यवान, अभी इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। मैंने कह दिया, सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ। सही वक्त पर ऊपर वाला असली चोर को सामने जरूर लाएगा। रामदीन वैसे तो बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन जब गुस्सा होते थे तो उनके सामने कोई कुछ नहीं बोल पाता था। सबने ये विषय छोड़ दिया और अपने अपने कमरों में चले गए। कुछ दिन बीत गए। एक दिन रामदीन सुनैना के कमरे के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्हें सुनैना की आवाज सुनाई दी। वो खुद से बात कर रही थी। उस दिन तो मैं डर ही गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मांझी मुझे बहुत प्यार करती हैं, वो मुझ पर कभी शक नहीं करेंगी। और वैसे भी मैंने उल्टा पूजा को ही फंसा दिया। ये सुनकर रामदीन के मन में आग लग गई, लेकिन वे उस वक्त चुप रहे, क्योंकि उन्हें ये सच सबके सामने लाना था। रात को उन्होंने घर के सभी लोगों को बुलाया। पिताजी, कुछ हुआ है क्या? आपने हम सबको ऐसे एक साथ क्यों बुलाया? हाँ बेटा, एक बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन पहले तुम्हारी माँ की अलमारी से जो पैसे गायब हुए थे, उसका असली दोषी मिल गया है। ये सुनते ही सुनैना का दिल धक से रह गया। असली दोषी यही हमारे बीच है, और भाग्यवान वो तुम्हारा बहुत प्यारा है। जी, आप सीधे सीधे बोलिए ना, कौन है? भाग्यवान, तुम्हारी बड़ी बहू ने, सुनैना ने तुम्हारी अलमारी से पैसे चुराए हैं। आज जब मैं उसके कमरे के पास से गुजर रहा था तो मैंने खुद उसके मुंह से सुना। ये सुनकर सब हैरान रह गए। सुनैना के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने खुद अपनी गलती स्वीकार कर ली। देखा भाग्यवान, जिसे तुम इतना अपना मानती थी, इतना प्यार करती थी, उसी ने आज तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया। और जिससे तुमने कभी प्यार से बात भी नहीं की, वो हमेशा तुम्हारे और इस घर के अच्छे के लिए सोचती रही। पूजा जैसी बहू हर किसी को नहीं मिलती। मैंने तुम्हें कहा था ना, सही वक्त पर सब समझ आ जाएगा, और आज वो वक्त आ ही गया। सावित्री की आंखें भर आईं। उन्हें सब कुछ समझ आ गया। उन्होंने पूजा के पास जाकर उसके हाथ थाम लिए। पूजा बेटी, माफ कर दो मुझे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, तुम्हें बिना वजह ताने दिए, डांटा, और आज जब सच सामने आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। मुझे माफ कर दो बेटी। मांझी, आप ये क्या कह रही हैं? आप तो मेरी माँ हैं। माँ से भला कोई शिकायत रखता है? सब ठीक हो गया, बस आगे से सब मिलकर खुशी से रहें, बस यही चाहती हूँ। सुनैना ने भी पूजा के सामने सिर झुकाया और माफी मांगी। उस दिन के बाद से सावित्री ने दोनों बहुओं को समान नजरों से देखना शुरू किया, और नदीपुर के उस छोटे से घर में रामदीन का पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अमीरी या गरीबी से इंसान की अच्छाई नहीं आंकी जा सकती। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा सामने आ ही जाती है। इसलिए हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए।